सोचो एक दिन आप सोकर उठते हैं और आपको पता चले कि आपका गांव अब इंडिया में नहीं है, आपका घर अब किसी दूसरी कंट्री का हिस्सा बन गया है और आप हैरान हो जाओगे ना। यही हुआ था बेरुबरी यूनियन नंबर 12 और चिलाहट्टी विलेज के लोगों के साथ जब भारत सरकार ने उनको पाकिस्तान को देने का फैसला किया। क्या भारत सरकार अपनी जमीन किसी और देश को दे सकती है? और क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीजें अलाउ करता है? और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जिसका नाम है रामकिशोर सेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो इन सभी सवालों के आपके जवाब देगा, जिसमें डिफाइन किया कि टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जुडिशरी का क्या रोल है। तो बात करते हैं सबसे पहले केस के बैकग्राउंड की। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 1947 में पार्टीशन के बाद रेडक्लिफ अवार्ड ने इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री डिसाइड किया, लेकिन इसमें कुछ गलतियां और कंफ्यूजन भी रह गए थे, जैसे कि बेरुबरी यूनियन नंबर 12 और चिलाहट्टी विलेज के रीजंस इसके अंदर डिस्प्यूटेड रह गए थे। बेरुबरी यूनियन नंबर 12 और चिलाहट्टी विलेज के जो रीजंस थे वो कुछ डिस्प्यूटेड रह गए थे। 1956 से लेकर 60 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच काफी एग्रीमेंट्स हुए इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जिसमें डिसाइड हुआ कि बेरुबरी का आधा हिस्सा और चिलाहट्टी का एक हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। 1956 से 60 के बीच में एग्रीमेंट हुए और फिर उसके बाद क्या हुआ, 1960 के अंदर पार्लियामेंट ने इन सारी चीजों को लीगल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट पास किया 1960 के अंदर। लेकिन इसके खिलाफ 6 लोगों ने केस फाइल कर दिया, जिसमें रामकिशोर सेन लीड पेटिशनर थे। उनका कहना था हमारी जमीन बिना प्रॉपर प्रोसेस के कैसे दी जा सकती है। अब बात करते हैं इस केस के अंदर जो भी लीगल क्वेश्चंस इन्वॉल्व थे उनको डिस्कस करते हैं। इस केस के अंदर जो लीगल क्वेश्चंस इन्वॉल्व थे वो इस प्रकार हैं। जो सबसे पहला सवाल था कि क्या 9th अमेंडमेंट टेरिटरी ट्रांसफर के लिए काफी है? दूसरा सवाल था या फिर आर्टिकल 368 के अंदर प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है? और स्टेट का मतलब क्या है? क्या यूनियन टेरिटरीज भी उसके अंदर कवर होती हैं? और सवाल क्या था, क्या प्राइवेट मैप्स और डॉक्यूमेंट बाउंड्री प्रूव करने के लिए वैलिड होते हैं? और क्या सवाल था, क्या आर्टिकल 3 के अंडर ही लैंड दिया जा सकता है या फिर अनुच्छेद 368 के तहत अमेंडमेंट करने की जरूरत है? नाउ कमिंग टू दी संविधान क्या कहता है, संविधान के प्रोविजंस क्या कहते हैं इस सारे मुद्दे पर। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 जो संविधान का है वो कहता है, वो क्या करता है, वो इंडिया को डिफाइन करता है एज यूनियन ऑफ स्टेट इन दी फर्स्ट शेड्यूल। जबकि अनुच्छेद 3 क्या कहता है, पार्लियामेंट को पावर देता है स्टेट्स के बाउंड्रीज को चेंज करने का, लेकिन सिर्फ वो इंटरनल चेंजेस के लिए हो सकता है। लेकिन अगर किसी दूसरे देश को जमीन देनी हो तो चाहिए आर्टिकल 368 का यूज, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके साथ ही अनुच्छेद 367 और जनरल क्लॉजेज एक्ट दोनों मिलकर ये क्लियर करते हैं कि स्टेट में यूनियन टेरिटरीज भी आती हैं आफ्टर द 1956 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नाउ कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द राम कुमार सेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और यहां पर क्लियरली बोला कि 9th अमेंडमेंट बिल्कुल वैलिड है, अपील डिसमिस की, और जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 का था वो वैलिड है। और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बेरुबरी के डिवीजन में हॉरिजॉन्टल टर्म का मतलब था प्रैक्टिकल डिवीजन फ्रॉम देवीगंज थाना। और तीसरा, चिलाहट्टी के ट्रांसफर
एक पार्टीशन की गलती को करेक्ट करने के लिए था। जो चिलाहत्ती का जो ट्रांसफर किया गया वो पार्टीशन के समय जो गलती हुई थी उसको ठीक करने के लिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और मैप के बारे में कि एविडेंस एक्ट के अंडर वो इनएडमिसिबल होते हैं, उनकी एक्यूरेसी का कोई प्रूफ नहीं होता। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 3 सिर्फ इंटरनल चेंजेस के लिए होता है। अगर आपको किसी दूसरे देश को टेरिटरी ट्रांसफर करनी है तो आपको आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस को अख्तियार करना पड़ेगा। किसी फॉरेन पावर को अगर लैंड देना है तो आर्टिकल 368 का प्रोसेस जरूरी है। अब बात करते हैं इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस दी, उनको भी डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन थे। नंबर 1, जैसे कि लैंड सेशन टू अ फॉरेन कंट्री जब भी होगा, जब भी जमीन किसी विदेशी ताकत को, विदेशी देश को दी जाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंडेटरी है। सीडिंग टेरिटरी रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक भारत से अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है किसी प्रॉपर्टी का, किसी जमीन का, किसी विदेशी देश, किसी दूसरे देश को, तो संविधान की अमेंडमेंट करनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 3 सफिशिएंट नहीं है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो चिलाहत्ती विलेज का ट्रांसफर था वो फेयर था, रेडक्लिफ अवार्ड को करेक्ट किया गया था इस ट्रांसफर के तहत। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि स्टेट का मतलब स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज दोनों होता है। स्टेट का मतलब स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों होता है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि जो जुडिशरी का रोल है वो लिमिटेड है, फैक्ट्स या बाउंड्री ड्राइंग एग्जीक्यूटिव का काम है। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए इस केस से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लेसन, संवैधानिक क्या लेसन्स मिलते हैं। अगर आप जुडिशरी या यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या लॉ स्टूडेंट हैं तो ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिएगा। पहला, आर्टिकल 3 का मतलब होता है इंटरनल बाउंड्रीज में आप नेम करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। और आर्टिकल 368 के थ्रू आप अगर किसी फॉरेन कंट्री को जमीन देना चाहते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 368 का यूज करना जरूरी होगा। तीसरा, स्टेट में यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड होती हैं। और चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इज ग्रेटर देन दी पॉलिटिकल एग्रीमेंट। और पांचवा, वैलिड एविडेंस होना चाहिए जैसे कि ऑफिशियल, एक्यूरेट और पब्लिक। ये बात आपको इस केस से पता चलती है। अब बात करते हैं उन सभी केसेस की जिन्होंने इस राम कुमार सेन की जजमेंट को फॉलो किया। पहला आपके सामने 3 बीघा कॉरिडोर केस है जो फेमस केस है। यही प्रेसिडेंट फॉलो हुआ था। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सुकुमार सेन गुप्ता 1990 सुप्रीम कोर्ट। बांग्लादेश को लीज दिया गया था बिना टेरिटरी सीड किए। यह केस प्रूफ करता है कि राम किशोर सेन जजमेंट ने फ्यूचर लैंड ट्रांसफर्स के रूल्स भी सेट किए हैं। अब फाइनल एनालिसिस और अपने इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। इस जजमेंट ने एक बात बिल्कुल क्लियरली एस्टेब्लिश की। वो क्या की? पहला, टेरिटरी सिर्फ पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही ट्रांसफर हो सकती है किसी दूसरे देश को। रामकिशोर सेन का केस एक मिसाल है कि इंडिविजुअल सिटीजन भी कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने के लिए कोर्ट जा सकता है। और जुडिशरी ने यह इंश्योर किया कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के बिना वैलिड नहीं बन सकते। ध्यान रखिएगा, इस केस ने यह इंश्योर किया कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी बिना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के वैलिड नहीं बन सकते। जैसे इस केस के अंदर अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है और भारत की किसी जमीन को, लैंड को ट्रांसफर किया जाना है किसी दूसरे देश को, तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर, आर्टिकल 368 का प्रोसीजर अख्तियार करना पड़ेगा। विद दिस जो हमारा ये आज का सेशन है सुकुमार, जो आज राम कुमार सेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ये लैंडमार्क जजमेंट कंप्लीट होता है। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा? आपका कोई सवाल है तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ लीजिएगा।